चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक विषय मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर हम लोग सेट का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सेट की डिफिनीशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन और प्रश्नावली 1.1 से जुड़े हुए सभी उदाहरण और उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि पहला हमारा वीडियो लेक्चर विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दूसरे लोगों को भी उसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। चलिए बिना देरी की हुई हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। दो चीज़ केवल पढ़ना है इसमें। पहला कि टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में वो केवल इतना ही पढ़ना है। इम्पटी सेट मतलब रिक्त, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में लगभग 1 घंटा में हम लोग केवल यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए हम लोग अलग से कभी पढ़ लेंगे। बाकी हमारा फोकस केवल एनसीईआरटी पे ही रहेगा। तो हमको इस प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जो डिफिनीशन और पढ़ना है यही से पढ़ना है। 2 इम्पटी सेट क्या है, ये इम्पटी सेट हो या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है, वो टाइप ऑफ सेट में आते हैं, सेट के प्रकार में आते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट, समान समुच्चय, समान समुच्चय। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे हम लोग रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। उसके बाद इक्वल समुच्चय मतलब इक्वल सेट, समान समुच्चय क्या होते हैं, ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट क्या है, देख ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही, ऐसा समुच्चय जिसमें इम्पटी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। दैट सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग, समुच्चय को हम फाई या कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ देंगे, ऐसे डिनोट करते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई या ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कहीं कहीं इम्पटी सेट को दिखाने के लिए नोटेशन यूज करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई, PHI, फाई। और ये क्या है,
मतलब एक सेट है, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा कर कैसे छोड़ देते हैं। ठीक, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई से, और कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ से बना के खाली छोड़ देंगे, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर हम कह दें कोई सेट ए है और ये यक्स इस प्रकार से है कि यक्स 1 से बड़ा हो और यक्स 2 से छोटा हो, 1 से बड़ा 2 से छोटा, तथा यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू n सच दैट यक्स, आप चाहे तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, केवल आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। मतलब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा है। तो क्या इस सेट के अंतर्गत कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या मिलेगी जो 1 से बड़ा भी हो जाए और 2 से छोटा भी हो जाए? नहीं मिलेगी ना। यानी इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। तो फिर इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। ये क्या है? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट है तो केवल आप इसको इसके बराबर फाई लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई दूसरा सेट बी ले लें इस प्रकार से कि यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और यक्स एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि यक्स इस प्रकार से है कि यक्स इस समीकरण को हल करने पर मिलेगा और वो क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। तब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे, यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आएगा? यक्स बराबर प्लस माइनस √2। √2 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है कि यक्स क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। यक्स का मान तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? प्लस √2 मिलेगा या माइनस √2 मिलेगा। लेकिन प्लस √2 हो चाहे माइनस √2 हो, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये कहा है कि यहाँ परिमेय होना चाहिए, तो इसमें कोई परिमेय संख्या नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड करे। तो यानी क्या है? ये इम्पटी सेट है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यक्स सच दैट 2x माइनस 1 बराबर 0, यक्स नेचुरल नंबर है। ये बताओ क्या है? यक्स इस प्रकार से कि यक्स इसको सॉल्व करने पे मिलेगा, हल करने पे मिलेगा। तो यक्स बराबर क्या आएगा? 1/2। 1/2 तो आएगा, लेकिन कह दिया कि यक्स क्या होना चाहिए? तो यह 1/2 नेचुरल नंबर है, यानी इसमें कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा जो इस समीकरण को हल कर दे। तो ये क्या हो जाएगा फिर से? ये, लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसे कह देता कि यक्स सच दैट 2x माइनस 1 बराबर 0 और यक्स क्या है? परिमेय संख्या हो जाती, ये क्या होगा? ये इम्पटी सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां कह दिया यक्स क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यक्स बराबर 1/2। इसमें क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1/2 ऐसे आएगा। ये समुच्चय निर्माण विधि, इसको रोस्टर विधि से लिखेंगे तो यही नहीं लिखेंगे 1/2। 1/2 क्या है? सेट के अंदर एक अवयव मिल गया, तो ये इम्पटी सेट नहीं है। समझ में आ गया? तो इम्पटी सेट पहचानने के लिए अगर इक्वेशंस दिया हो तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इक्वेशन के जो वैल्यू आ रहा है उसके बारे में कुछ कहा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो यहाँ पर कह दिया था यक्स बिलोंगिंग टू n, तो ये इम्पटी सेट हो गया था। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि यक्स क्या है? परिमेय संख्या है। तो इम्पटी सेट ना होकर ये एकल समुच्चय हो गया है।
एकल समुच्चय उसे कहते हैं, सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसमें एक अवयव हो। यहाँ एक अवयव मिल गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगर हम कह दें कि एक यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर -4 = 0, यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये क्या है? पहले तो समीकरण को सॉल्व करोगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यक्स बराबर, अगर इसको हम अगर रोस्टर विधि में लिखें तो क्या आएगा? +2 -2, यही ना आएगा। अभी +2 है या -2 है, ये क्या है? सम संख्या। यहाँ कह क्या रहा? तो ये फिर अगर इसको अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट। हाँ, तो ये नहीं, ये +2 -2 तो आएगा, लेकिन +2 और -2 को क्या कह रहा है? वो विषम संख्या होना चाहिए। इस सेट के अंतर्गत एलिमेंट जो आने चाहिए विषम संख्या होना चाहिए। क्या कोई विषम संख्या है जो इस समीकरण को सॉल्व करने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट के बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखो सीधा सा बात है, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। देखो कोई भी सेट हो, सेट है तो सेट के अंतर्गत क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। तो अगर एलिमेंट अवयव सेट के अंतर्गत अगर अवयव इस प्रकार से हो कि वो काउंटेबल हो, उसको गिन सके, तो हम कहेंगे क्या है? परिमित समुच्चय। लेकिन होंगे तब, नहीं है तो क्या कहेंगे फिर? देखो ये क्या है? ए बराबर अगर हम ऐसे लिख दें, करली ब्रैकेट ए लिख दें, इसको पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। परिमित हो अर्थात काउंटेबल हो, गणनीय हो, गणनीय, काउंटेबल। यानी जो गिना जा सके, यानी कि जो गिना जा सके। लेकिन शर्त यह है कि अवयवों की संख्या होगा तब हम कहेंगे कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। सेट के अंतर्गत अवयवों की संख्या अगर है तो उसको देखेंगे और कहेंगे कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर नहीं होगी तो फिर क्या कहेंगे? ये ए बराबर ये है इम्पटी सेट। ये क्या है? इम्पटी सेट है। तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं कि हम उसको बता सकें कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। जबकि पहले शर्त यह है कि समुच्चय में अवयवों की संख्या होनी चाहिए, तब हम बताएंगे कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर हम इम्पटी कोई ए इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है, ये क्या है? इम्पटी सेट है ना। तो ए में कोई अवयव है ही नहीं कि हम उसको बताएं कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो इस दशा में इम्पटी सेट को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट यानी नोट में लिख सकते हो। हाँ, इम्पटी सेट इज फाइनाइट सेट। रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय। देखो बार बार हम बता रहे हैं कि क्यों रिक्त समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं।
क्योंकि परिमित समुच्चय होने के लिए पहले सेट के अंदर अवयव होने चाहिए, तब ना हम कहेंगे कि परिमित है कि अपरिमित है। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि ऐसा कोई अवयव है ही नहीं सेट के अंतर्गत कि हम उसको बताएं कि यह परिमित है कि अपरिमित है। तो अपरिमित है, जब कुछ होगा तब ना हम कहेंगे अपरिमित है, कुछ नहीं है तो हम उसको परिमित ही कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई अवयव होता है तो हमको देख के बता देते हैं कि परिमित कि अपरिमित है। जब कोई अवयव नहीं है यानी कि क्या है, इम्पटी सेट है। तो इम्पटी सेट हमेशा क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। तो क्लियर रहेगा? ठीक। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय क्या है? अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अतवार, फिर से अतवार, सोमवार, मंगल, मतलब यही 7 होंगे ना। ऐसा है कि इसको गिन ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो क्या है, परिमित। वर्ष के महीनों का समुच्चय, परिमित। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है? कोई अपरिमित वाला उदाहरण बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्या है? अब बताओ अपरिमित वाला कुछ उदाहरण बताओ। अरे वो संख्या तो है ही, हम जानते ही हैं। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम न हो, ये क्या है? कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे ना। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम न हो, ये क्या है? अपरिमित है। ठीक, क्योंकि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है विषम होती है। हाँ, तो बहुत सारे मिलेंगे, तो क्या है? अपरिमित है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कल हम बताए थे। सेट ऑफ n, ये क्या है? क्या है ये? अपरिमित। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ इंटीजर को कल हम बताए थे ना, ZRI। अगर सेट ऑफ, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है? अपरिमित है। ठीक है, तो परिमित अपरिमित के बारे में एकदम क्लियर हो गया। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। एक रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। एक रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है? अपरिमित। अपरिमित होगा ना, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक, अपरिमित। ठीक, और मूल बिंदु से होकर जाने वाले, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। वृत्त का, अगर मूल बिंदु, अगर ये मूल बिंदु है ना, तो यहाँ से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं?
जिंदगी भर खींचते रहो, कौन मना कर रहा है? इधर से भी खींचो, पूरे जिंदगी भर खींचते खींचते चले जाओ, मूल बिंदु से यहां से भी खींचो। कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। जिंदगी भर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त खींचो, अलग अलग रेडियस के बहुत सारे वृत्त मिलेंगे, माने अनंत वृत्त मिलेंगे। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे बुक्स का, तब ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी और इसमें एक चीज़ और रह गया, इक्वल सेट। देखो परिमित समुच्चय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 60 में अगर कहें तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसको हम गिन सकें, मतलब काउंटेबल हो, उसको क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, जो काउंटेबल ना हो, उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। सेट ऑफ नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सब क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इक्वल सेट, समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। देखो पहली बात, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए को बी का इक्वल, समान समुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी के सभी अवयव ए में हो। समझ में आ गया? ए को बी का हम लोग समान समुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयव बी में हो तथा बी के सभी अवयव ए में होगा। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी के समान हो तो उसे ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि समुच्चय बी के समान न हो तो कैसे लिखेंगे इसको? ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। ये क्लियर है ना? यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो ए को बी का इक्वल समुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयव बी में हो तथा बी के सभी अवयव ए में हो। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी के समान हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर ना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? ए नॉट इक्वल टू बी से। एग्जाम्पल्स करते हैं। ए बराबर देखो लिख लो ए बी सी टी, बी बराबर लिख लो डी सी बी ए। देखो ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव ए में है। यहां से क्या देख रहे हो? अगर यक्स कोई ए में है, यक्स क्या है? अवयव होते हैं। सेट के अंदर के अवयव को हम लोग कोई स्मॉल लेटर से, अगर यक्स मान लो ए में है, यक्स बिलोंगिंग टू ए में है, यक्स का मतलब ये सारे अवयव, यक्स की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। यानी कि यक्स यदि ए में हो वो बता दे, मतलब बिलोंग्स कर दे।
कि यक्स बी में हो, ठीक, तथा यक्स अगर हम कह दें बी में है तो वो बता दे कि वो यक्स ए में है। ये दोनों चीज अगर सही होगा तो हम क्या कहेंगे कि ए बराबर बी। समझ में आ गया? या इसी को अगर इन शार्ट लिखोगे, इन शार्ट अगर शार्ट में लिखोगे तो यक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज करे यक्स बिलोंगिंग टू बी, और यक्स बिलोंगिंग टू बी इंप्लाइज करे यक्स बिलोंगिंग टू ए, तो हम कहेंगे ये क्या है, ए बराबर बी है। देखो समझने के तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन इसको अगर संकेत में डिनोट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक। देखो ए बराबर बी, ए बराबर ए बी सी डी है, बी बराबर डी सी बी है। ए के सभी अवयव बी में है, अब बी के भी सभी अवयव ए में है। पक्का है कि ए बराबर बी है। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ स्पष्ट है कि ए बराबर बी। हम केवल देख के संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उसको अगर हमको कहीं सांकेतिक रूप में मतलब लॉजिकल मेथड से बताना हो तो कैसे बताओगे? तो हम कैसे बताओगे? देखो यक्स का मतलब ए, यक्स का मतलब ए बी सी डी, यानी यक्स अगर हम यक्स बिलोंगिंग टू ए है, यानी अगर ए के सभी अवयव बिलोंग करें बी में है, अगर यक्स बी में है तो वो बताए कि ए में है, तब हम कहेंगे कि ए बराबर बी है। तो ये जानना ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? ये नोटेशन समझ में आ रहा है? चूंकि हमको सेट पढ़ने के टाइम दिक्कत क्या होती है, यही सब नोटेशन से दिक्कत होती है। कहाँ बराबर के लिए ये लिख दिए, तो ध्यान देना है यक्स क्या है, ए के सभी अवयव। अगर हम यक्स एक जनरल लेटर है, मतलब जनरल एलिमेंट है, अगर हम यक्स बिलोंगिंग टू ए कह दिए का मतलब कि यक्स बराबर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी यानी सभी यक्स का मतलब ए बी सी डी वो बी में हो जाए, और बी के सभी अवयव मतलब बी के सभी अवयव ए में हो जाए, तो हम कहेंगे कि ए बराबर बी है। ये एकदम क्लियर है कि हमको ए बराबर बी दिखाना होगा तो क्या दिखाओगे? ए के सभी अवयव को हम लोग दिखाएंगे कि वो बी में है, और बी के सभी अवयव को यक्स बिलोंगिंग टू बी, बी के सभी अवयव को हम लोग दिखाएंगे क्या है, ए में है। ये चीज समझ गए? अगर ए बराबर बी दिखाना हो तो क्या दिखाना पड़ेगा? पहले हमको ए के सभी अवयव लेंगे, फिर उसको दिखाएंगे बी में है, फिर बी के सभी अवयव लेंगे, उसको दिखाएंगे ए में है। उसको दिखाएंगे कैसे, आगे हम जब सबसेट पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। बाकी ये अभी यहाँ ये जानना है कि ए बराबर बी है, तो अगर यक्स ए में है तो वो इंप्लाइज करेगा, मतलब इंप्लाइज करेगा मतलब बताएगा कि वो यक्स बी में भी होगा, और दोनों तरह से सही होना चाहिए। अगर यक्स बी में है तो इंप्लाइज करेगा मतलब बताएगा कि वो ए में है। क्लियर है? कर लोगे? ठीक। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स करें, अगर मान लो कह दें हम ए बराबर ए बी सी, बी बराबर कह दें 1 2 3, तो क्या ए बी के इक्वल है, समान है? क्यों समान नहीं है? क्योंकि ए के अवयव बी में नहीं है, ना तो बी के अवयव ए में नहीं है, तो यानी यहाँ हम कहोगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन अगर हम यहाँ कह दें ए मान लो है 6 से कम अभाज्य संख्या, और बी कह दे 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड, तो पहले ए बराबर क्या होगा? 6 से कम अभाज्य संख्या। 6 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन से होंगे? 2 3 5। अब 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे 9 में? 2 15 3 5 5, तो 2 3 5 ही तो होगा ना, 2 3। अब क्या देख रहे हो, ए और बी क्या है? बराबर। यहां से क्लियर है कि ए बराबर बी।
यानी ए और बी क्या है, समान समुच्चय है। क्लियर है? तो पहले चीज़ों को जो कह रहा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तब तो देखोगे। अंदाज से देखने के लिए अभी तुमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना होगा। बाकी अगर ना समझ में आए तो पहले उसको, सबसे आसान तरीका है कि जो कह रहा है उसको रोस्टर विधि में लिखो और फिर दोनों को देखो। देखो लिख लिए तो आसान हो गया ना। 2 से कम अभाज्य संख्या क्या होते हैं, सॉरी 6 से कम अभाज्य संख्या क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। और 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या होंगे, 2, 3, 5 ही होंगे। यहाँ देख रहे हो ए में भी वही अवयव है और बी में भी वही अवयव है, तो ए बराबर बी क्या होंगे, इक्वल समुच्चय हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो इसको मिटाएं। अब देखो नोट्स में लिख देते हैं, कुछ चीज़ें छूट रहा है दिमाग से। यदि ए कोई परिमित समुच्चय हो तथा उसके अवयवों की संख्या t हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na बराबर टी, Na बराबर टी, या ऐसे ही लिखते हैं। ये ध्यान देना, ए कोई परिमित समुच्चय हो तथा उसके अवयवों की संख्या अगर मान लो टी हो, तो हम क्या लिखेंगे, Na बराबर टी या A बराबर टी। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, 10 से कम सम संख्याओं, 10 से कम सम प्राकृतिक लिख लेना, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या लिखोगे, अगर a मान लो कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8, यही ना होगा। तो इसको अगर हम लिखना हो तो क्या लिखोगे, Na बराबर 1, 2, 3, 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर, समझ में आया? देखो यहाँ क्या कहें, यदि a कोई परिमित समुच्चय हो, पहली बात है परिमित हो तथा उसके अवयवों की संख्या t हो, तो Na बराबर टी लिखेंगे, या ए के जगह इसे 2 लाइन लिख के टी लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या है, 10 से कम प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है, यही ना है, ये क्या है, परिमित है। ये क्या है, परिमित है ना, परिमित है। और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो Na बराबर क्या लिखेंगे, 4। यहाँ क्या लिखे हैं, अवयवों की संख्या यदि टी हो, यहाँ अवयवों की संख्या क्या है, 4 है। ठीक, तो समझ में आ गया? तो कुछ चीज़ें छूट गया है तो उसको नोट्स में लिखा दिए हैं। क्लियर है ना? जितना इसको लिख लेना इतना ही एनसीईआरटी में आपके है, प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा बताने भी नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं और इस प्रश्नावली की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हम लोग निकाल लेंगे, देख लेंगे ना। देखो पहला, देखो अगर पहला हम लोग देखें तो x इस प्रकार से है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x माइनस 1, x माइनस 2 बराबर 0। इसमें क्या आएगा, x प्राकृतिक संख्या है और इसको सॉल्व करने पे आएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा और 2 है। ये क्या है, परिमित है ना, बस यही तो बताना है कि ये परिमित है। दूसरा देखो, x नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर बराबर 4 है, x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और x स्क्वायर बराबर 4 है। क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। इसको जब सॉल्व करूंगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, मतलब यहाँ प्लस माइनस 2 आएगा ना, +2 -2, लेकिन ये क्या यही कह रहा है, ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये -2 वाला हटा देंगे। क्या हटा देंगे, -2 वाला हटा देंगे, तो ये क्या है, परिमित है। क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट। परिमित को हम लोग फाइनाइट कहेंगे। क्लियर है? अब इसको मिटाएं। तीसरा देखो,
देखो यक्स बिलोंगिंग टू n है और टी एक्स माइनस वन बराबर 0 है। अब इसको तुरंत हम यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 2x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर क्या है, यहाँ पे 1/2 आएगा। 1/2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये फिर क्या है? फाई है। ये क्या है? फाई क्या होता है? परिमित। हम अभी बताएं जब फाई क्या है? परिमित समुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित। क्लियर है ना? देखो यहाँ x बराबर 1/2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह दिया है कि वो n है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1/2 भी नहीं लेंगे, यानी कि सेट में कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो फिर फाई आएगा, इम्पटी सेट आएगा। तो इम्पटी सेट क्या होता है? परिमित समुच्चय। अब देखो चौथा, x सच दैट x बिलोंगिंग टू n और x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब बताओ, x नेचुरल नंबर है और x एक अभाज्य संख्या है, तो कितने संख्याएं आएंगी? पहली अभाज्य संख्या बताओ कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, बहुत सारे आएंगे। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। चूंकि नेचुरल नंबर हो और एक अभाज्य संख्या हो तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब काउंटेबल ना होगा, कितने होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। और ये बताओ, ये देखने में लग रहा है x नेचुरल नंबर है और वो विषम है, तो विषम है तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7। ठीक। देखो इनफाइनाइट सेट को, सेट तो है ही, तो सेट है तो करली ब्रैकेट तो लगाएंगे ही। तो इनफाइनाइट सेट को करली ब्रैकेट के अंतर्गत जब भी लिखेंगे 1, 2 अवयव लिख के डैश डैश कर देते हैं। समझ में आ गया? हम 4 लिख दिए हैं, लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 2 लिखना है। ठीक। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान समुच्चय को युग्म छांटना है। छांट लोगे? देखो a बराबर क्या दिया है? 0। ये क्या है? अब b में देखो, पहले तो सब सॉल्व कर लो। b बराबर क्या दिया है? x का मान 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो x का मान अगर हम x को नेचुरल नंबर मानते, ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी x के बारे में नहीं दिया है तो, लेकिन अगर हम यहाँ x को अगर हम नेचुरल नंबर मान लें, ठीक, तो 5 से छोटा और 15 से बड़ा कोई संख्या मिलेगी? 5 से छोटा भी है और 15 से बड़ा भी हो, कोई संख्या मिलेगी? कोई संख्या बताओ कि 5 से छोटा भी हो जाए और 15 से बड़ा भी हो जाए। नहीं मिलेगी। तो b क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी संख्या मिलेगी कि 5 से छोटा भी हो जाए? एक ही साथ 5, ये 5 है, मान लो 6 है, 7 है, मान लो यहाँ 15 है, तो 5 से छोटा भी मिल जाए और 15 से बड़ा भी मिल जाए। संभव है? कोई एक ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती कि दोनों एक साथ हो जाए, 5 से छोटा भी हो जाए और 15 से बड़ा भी हो जाए। तो पहले तो इसको पहचानो कि b है क्या? इम्पटी सेट है। c क्या है? x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0, यानी c बराबर क्या है? 5 है। यही ना है? d बराबर क्या है? प्लस माइनस प्लस 5 माइनस 5। और d हो, e क्या है? समीकरण को हल करेंगे लेकिन धन पूर्णांक मूल, इसमें तो 2 मूल आएंगे। देखो क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 5 और माइनस 3, यही ना आएगा?
लेकिन कह क्या रहा है, धन पूर्णांक वाला। मूल तो 2 ठे आएंगे, 2 घात के समीकरण 2 मूल आएंगे, लेकिन धन पूर्णांक वाला, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, केवल 5। अब जब सब लिख लिए तब आसानी से हम लोग देखेंगे। ए बराबर देखो, ए बराबर बी के है, नहीं है। ए बराबर सी के है, नहीं है। ए बराबर डी के है, नहीं है। ए बराबर ई के है, नहीं है। फिर अब बी को चेक करो, बी बराबर ये तो है ही नहीं, तो पहले तो चेक कर दे। बी बराबर देखो सी है, नहीं है। बी बराबर डी देखो है, बी बराबर डी भी नहीं है। बी बराबर ई है, बी बराबर ई भी नहीं है, नहीं है ना। अब सी को चेक करो, सी तो 1 के बराबर है नहीं, बी के बराबर, सी डी के बराबर चेक करो, सी डी के बराबर है, नहीं है। सी देखो ई के बराबर है, एक ठो तो मिला, सी ई के बराबर है। अब डी को चेक करो, डी 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 ए के बराबर नहीं है, डी बी के बराबर नहीं है, डी सी के बराबर नहीं, डी ई के बराबर देखो, डी ई के बराबर नहीं है। ठीक, तो केवल क्या है, सी और ई बराबर है, तो यही नहीं छाटना है हमको। यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी, समान समुच्चय के युग्म छाटिए। समान समुच्चय वाले युग्म कौन से है, सी और ई, सी और ई, यही समान समुच्चय है। बाकी तो इसको बाकायदे ऐसे लिखोगे, क्लियर है ना। तो समान समुच्चय वाला युग्म यानी जोड़ा कौन है, सी और ई, समझ में आ गया। तो उदाहरण साथ क्लियर है, यानी समान समुच्चय वाला जोड़ा कौन है, सी और ई। कित युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताओ। क्वेश्चन क्लियर है, क्या कह रहा है, देखो पहला यक्स जो है एलोय के अक्षरों का समुच्चय है। तो एलोय के अक्षरों का समुच्चय ए लिखोगे, कामा यल लिखोगे, फिर यल लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर ओ, फिर क्या लिखोगे, बी लिखो, यक्स बी। बी क्या है, यल ओ वाई, यल लिखोगे, ओ लिखोगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, ये दोनों एक ही तो है। ठीक, यानी कि यक्स बराबर बी, यहाँ क्लियर है कि ये क्या है, यक्स बराबर बी। ठीक, क्यों ऐसा है, औचित्य भी बताना है ना। तो यक्स और बी इक्वल है, क्यों है, क्योंकि यक्स के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव ए में नहीं जी, यक्स में। तो औचित्य बताना पड़ेगा ना, केवल ऐसे बताने से नहीं होगा, औचित्य बताओ। यानी कि बताओगे, इसको बताओगे, अगर औचित्य बताना तो थोड़ा सा लॉजिकली बताओ। यानी कहोगे कि अगर यक्स कोई यक्स में है तो वो बता रहा है कि वो बी में भी है, यह नहीं सही है। अगर यक्स कोई बी में है तो ये इंप्लाइज कर रहा है, बता रहा है कि वो यक्स क्या है, यक्स में भी है। औचित्य ऐसे बताओगे, समझ में आ गया। औचित्य बताना है कि यक्स अगर कोई यक्स में है तो वो बता रहा है, मतलब इंप्लाइज कर रहा है, इंप्लाइज कर रहा है कि वो बी में है। अगर यक्स कोई बी में है, यक्स मतलब कोई अवयव अगर मतलब ले लो बी का, तो बी में है तो इंप्लाइज कर बता रहा है कि वो कैपिटल यक्स में भी है। तो औचित्य भी बताना, तो इसको ऐसे तुम बता सकते हो, या इसको और शार्ट में लिखोगे तो लिख सकते हो यक्स बिलोंगिंग टू यक्स, ये बता रहा है कि यक्स क्या है, बी में है, और यक्स बिलोंगिंग टू बी भी बता रहा है कि वो यक्स में है। ठीक, तब हम जाके कहेंगे कि यक्स बराबर बी। तो औचित्य बताने के लिए लिख सकते हो थोड़ा सा, ये दिमाग में रखो कि दो को बराबर दिखाना है तो कोई अवयव यक्स लेंगे, पहले में दिखाएंगे और इंप्लाइज कराएंगे कि वो दूसरे में भी हो। ठीक, ये वाला ज़्यादा हमको महत्वपूर्ण है जानना, बाकी देख के तुम बता ही देंगे, समझ में आ गया। ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बताना कि दोनों बराबर है तो कैसे बताएंगे, क्लियर है। इसको प्रैक्टिस करना है तुमको। वीडियो चल रहा है ना। अब देखो दूसरा, ए बराबर क्या है, यन कोई क्या है, जेड क्या है, कैपिटल जेड क्या है, पूर्णांक है। पहले दिमाग में रखो कि जेड है क्या, और पूर्णांक किस प्रकार से है कि उसका स्क्वायर करो तो 4 से छोटा हो और 4 के बराबर हो। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा ही होगा।
1 का स्क्वायर करोगे भी तो 4 से छोटा होगा, -1 भी तो पूर्णांक है, उसका स्क्वायर करोगे भी तो 4 से छोटा होगा, 2 भी -2 भी, यही ना आएंगे। ये ऐसे पूर्णांक है जिनका स्क्वायर करोगे तो 4 से वो छोटा होंगे या तो बराबर होंगे, यही ना होंगे। तो ध्यान देना, ये क्या कहा है, जेड, पूर्णांक में माइनस भी आते हैं। अगर ये n कह देता तो ये शायद -1 -2 ना लिखते, तो इसीलिए एकदम ये जानना जरूरी है। अब b क्या कह रहा है, रियल नंबर है और इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो, x² - 3x + 2 = 0, x - 2x + x + 2 = 0। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ -x आएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ हो जाएगा x - 2 - 1 x - 2 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 1 x = 2, यही ना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और 2, यही ना आएगा। ये सही ना है, सही ना। अब बताओ a और b क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल नहीं है तो उसका औचित्य बताओ, कैसे इक्वल नहीं है। चूंकि यहाँ पे देखो 1 2 तो है, 0 a में तो है बट 0 b में नहीं है, अतः a ≠ b। औचित्य बताना है तो ऐसे बताना पड़ेगा, चूंकि 0 एक ऐसा अवयव है जो a में है लेकिन वो बता रहा है कि वो हम b में नहीं है, अतः a ≠ b। तब कहोगे ना, औचित्य बताओगे। और भी बता सकते हो, -2 के भी कर, इसी प्रकार क्या बता सकते हो, -2 a में है बाकी -2 b में नहीं है, अतः a ≠ b। हमको सब नहीं बताना है, a = b नहीं होने के लिए केवल एक ही काफी है, ठीक। 0 a में है b में नहीं, बस एक बता दिए तो a b के इक्वल नहीं है। हालांकि किसी को केवल एक काफी है बताने के लिए कि वो a में है और b में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो औचित्य बता लोगे ना, केवल कहोगे कि ≠ b। औचित्य बताना है और एग्जाम में पूरा नंबर लेना है तो ये औचित्य लिखना होगा, समझ में आया। ऐसे लिखना होगा संकेत में, ऐसा मत लिख देना कि 0 a में तो है 0 b में नहीं है। हाँ, ऐसे शब्द में न मत लिखना, ये संकेत में लिखना, ठीक। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब देखो, हम लोग उदाहरण जब पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मतलब शॉर्ट में चलेंगे। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहला बताओ, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्या है। 2 से कोई विषम संख्या विभाजित होगा जी? जब विभाजित हो जाता तो विषम संख्या क्यों कहते हैं? विषम संख्या की परिभाषा यही होती कि जो 2 से विभाजित ना हो। तो जब विभाजित हो जाता तो फिर विषम क्यों कहते हैं? उसको सम नहीं कहते। यानी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या क्या है? कोई है ही नहीं, वो क्या होगा? फाई। तो रिक्त समुच्चय है ये क्या है? पहला क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कह सकते हो, अगर इसको नाम ए देते तो ए बराबर क्या हो जाएगा? फाई। क्लियर है? दूसरा बताओ, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम हो और अभाज्य हो। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या है? अगर दो मान लो सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को बी करें तो सम अभाज्य संख्या तो केवल एक ही होता है ना जी। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक, तो सम अभाज्य संख्या तो 2 आएगा। ये रिक्त समुच्चय है। तो कब कर रिक्त समुच्चय के उदाहरण, ये रिक्त समुच्चय नॉट इक्वल टू फाई। ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक अवयव है। ये करे कि यक्स इस प्रकार से कि यक्स प्राकृतिक संख्या और 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। 5 से छोटा 7 से बड़ा प्राकृतिक संख्या मिलेगी जी? मिलेगी? 5 से छोटा भी हो जाए 7 से बड़ा भी हो जाए? संभव ही नहीं है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? फाई।
ठीक, चौथा देखो, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, दो समांतर रेखाओं को कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? ऐसे समांतर रेखा खींचो, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कि ये क्या दो समांतर रेखाएं कहीं कट करेंगी? दो समांतर रेखाएं कहीं कभी कट ही नहीं करती हैं, अनंत पर कट करती हैं। तो अनंत हो गया तो फिर क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट हो जाएगा ना। तो चौथा क्या होगा? चौथा क्या हो गया? इम्पटी सेट हो गया, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कभी भी कट नहीं करती है, मतलब कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित करती तब ना कोई पॉइंट मिलता। तो किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? बताओ। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है? परिमित है। परिमित। लिख लोगे? एक दो ये बताओ क्या है? क्योंकि डैश 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 लिखा है, तो डैश डैश कहाँ तक जाए को पता ही नहीं है। अपरिमित। एक ये देखो, एक परिमित है, 1 से लेकर 100 तक फिक्स है, परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। पर 100 से बड़ा धन पूर्णांक तो बहुत हो जाए, 101 से गिनते जाओ, जिंदगी भर गिनो, कई जन्म ले लो तो कभी खत्म ही नहीं हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो मिलेगा ही ना। कितने मिलेंगे? 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक तो परिमित मिलेंगे ना जी। हाँ, तो इसको 99 से छोटे अब 2 ये सब क्या है? गिन सकते हो ना। तो क्या है ये? परिमित है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कर लोगे ना। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटा गिन सकते हो अभाज्य पूर्णांक। ठीक, ठीक है ना जी। तो आप देखने की आदत है। इसमें भी बताए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्ष अक्ष के समांतर अगर रेखा खींचोगे तो कौट खींच सकते हो? खींचते रहो जिंदगी भर ना, इधर भी खींचो, नीचे भी खींचो, ऊपर भी खींचो, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित। इनफाइनाइट हम लिख दे रहे हैं, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला का ये तो बताएं, ये परिमित, परिमित फाइनाइट लिख दो। 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दहा में 50, 5 गिरहयम 55, 5 बरहयम 60, जिंदगी भर गिनो पहाड़ा। ठीक, अपरिमित, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय तो परिमित है जी। कितने जानवर, कितने आदमी हैं? आदमी भी जानवर होता है। अनेक जानवर हैं लेकिन काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर की गणना होती है, आदमी भी जानवर है। ठीक, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित है। ऐसा नहीं है बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, ये तो अपरिमित है। अभी तो उदाहरण बताए थे, इसके उदाहरण बताए थे ना, तो इसको बताने की क्या जरूरत है? हाँ, तो आगे देख चलते हैं। बतलाइए कि a बराबर b, कौन a बराबर b? देखो ये पहला देखो, a b c d, b बराबर d c b, a बराबर b है ना। हाँ। a बराबर b है तो क्यों है? क्योंकि लिखोगे इसको, तो आदत बना लो, यही तुमको सीखना है इसमें। बाकी ये तो सब लोग सिखा देते हैं कि इसको बताना कैसे। अगर a बराबर b है तो क्या बताओगे? यक्स a में है तो वो बता रहा है कि यक्स b में है, और यक्स b में है तो वो बता रहा है कि यक्स a में है। ये लिखना बहुत जरूरी है। गलत नहीं होगा, लेकिन हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं ना।
एकदम अच्छे से सेट समझना तो ये नोटेशन समझना है, बाकी गिनती पढ़ा तो सब लोग देख के बता देंगे, क्योंकि यही हम आगे तर्क विधि से प्रूव करना, जब हम दो सेट को जब हम इक्वल दिखाएंगे तो यही बार बार दिखाएंगे, तो यही अभी से रट लो। तो ये कर लोगे ना, a बराबर b है तो क्या करना पड़ेगा, यक्स कोई जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि अगर यक्स कह दिए तो यक्स प्रतिनिधित्व करता है ये सभी अवयवों का। यक्स यहाँ कह दिए, यक्स का मतलब ए भी, यक्स का मतलब बी भी, यक्स का मतलब सी भी, यक्स का मतलब डी भी। अगर यक्स का मतलब डी है तो बताओ यक्स बी में है ना, यक्स मतलब डी है ना, यहाँ यही चीज समझो इसमें अगर समझना है तो कुछ, बाकी चीजें तो सब लोग समझा देते हैं, समझ भी जाते हैं। तुमको समझना है कि यक्स का मतलब क्या, ए बी सी डी। यक्स का मतलब मान लो सी ले लो, तो यक्स बताओ बी में है ना जी। देखो अगर सी लिए हो यक्स बराबर, तो यक्स बराबर सी बी में है, तो यक्स ए में है तो वो यक्स बी में भी है। समझ में आ गया, इसी चीज को समझना। दूसरा देखो, ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 देखो ए बी के इक्वल नहीं है, क्यों, कौन सा नहीं है इसमें, देखो 12 16, पहले एक देखो, क्योंकि 12 तो ए में तो है, ए में है ना, लेकिन 12 जो है बी में नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि देखो ए में 12 तो है, लेकिन वो बता रहा है, इंप्लाइज कर रहा है कि 12 बी में नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसे बताना पड़ेगा। एक बता तो काफी है, कोई भी बता सकते हो, समझ में आ गया। या इधर से भी बता सकते हो कि 18 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तथा लिख सकते हो 18 बी में तो है लेकिन वो क्या है 18 ए में, तो बता लोगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो ये बता के सॉल्व करना, क्लियर है ना। ऐसे मत लिखना कि नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ये लिख के करना है, ठीक। कुछ इसमें अच्छा सीखना है तो यही सीखना है, बाकी तो सब लोग सीख ही लेते हैं, आदत, चूंकि वो आदत है, ठीक है। अरे दो ले लो, कदो कि इसमें क्या ये है इसमें ये नहीं हो तो देख के बता ही लोगे, लेकिन उसको लिखो, लिख के बताओ, तो लिख के ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक। अब तीसरा देखो, ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर क्या है, यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक और यक्स 10 से छोटा है। तो ए बराबर तो एकदम क्लियर है, रोस्टर विधि से लिखा है, बी बराबर भी रोस्टर विधि लिख दो, यक्स सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा और 2 के बराबर है, तो 2 4 6 8 10, ए के सभी अवयव बी में है, तो ए बराबर बी है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी यक्स ए में ले लो तो पक्का है कि वो सब बी में होगा, और कोई भी अवयव बी में ले लो तो पक्का है कि वो ए में होगा। समझ में, दोनों तरफ से सही है। 2 बार लिखने से अच्छा है कि दोनों तरफ तीर लगा देना, जैसे हम 2 बार लिख रहे थे, 2 बार लिखने से कोई मतलब है, तो पक्का है कि ये बताना, जब भी कोई लिखना तो बताना, इसको समझना कि हम क्या कह रहे हैं बार बार, ठीक। और तीसरा हो गया, चौथा तुम लोग छोड़ दें होमवर्क नहीं, चौथा बाद में छोड़ेंगे। देखो चौथा क्या है, ए बराबर तो 10 का गुणज है, तो यानी कि 10 है 20 है 30 है, ठीक। बी क्या है, 10 है 15 है 20 है। अब बताओ ए बराबर बी है, ए नॉट इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि ए में कोई अवयव बताओ जो बी में ना हो, 20 यहाँ नहीं है जी, नहीं है। अरे देखो ए में भी है बी में भी है, 30 तो आ जाएगा, देखो देखो ध्यान से, 10 15 20 25 30 तो आ जाएगा। हाँ 15 नहीं आएगा, तो जो नहीं है उसको बताओगे ना। 15 ए में है लेकिन 15 बी में नहीं है। और कोई अवयव बी में बताओ जो ए में ना हो। 25। हाँ हाँ, इसमें 10 20 30 40 होगा, इसमें 25 होगा। 25
बिलोंगिंग टू बी, बस 25 डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। तो दोनों बता लोगे बढ़िया से। ए बराबर बी नहीं, क्यों? क्योंकि 15 ए में तो आ जाएगा लेकिन बी में आएगा, और यहाँ 25 बी में तो आ जाएगा लेकिन ए में आएगा, क्योंकि ए 10 का गुणक है, इसमें क्या है 55 जोड़ के है। समझ में आ गया? तो क्लियर है। अब पांचवा, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कर लोगे? ए बराबर 2 3, ये समीकरण इसका एक हल है, इसको हल करो। बी बराबर यहीं सॉल्व कर लो। अगर यहाँ बी बराबर यहीं सॉल्व कर लो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -2 और -3 आएगा, यही ना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, -2 और -3। तो ए और बी इक्वल हैं, तो पहला जो है ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि लिखना है, क्योंकि 2 ए में है बट 2 बी में नहीं है। समझ में आ गया? तथा -2 बी में है और -2 ए में, दोनों लिखना पड़ेगा। लिख लोगे? दूसरा क्या? अरे मतलब कहने का मतलब है कि एक बार ए में लेके दिखा दो कि बी में नहीं है, एक बार बी में लेके दिखा दो कि ए में नहीं है। बस हम कहना ये चाहते, कोई अवयव ए में ले लो उसको दिखा दो कि बी में नहीं है, कोई अवयव बी में ले लो उसको दिखा दो कि ए में नहीं है, तब ना जाके कहेंगे कि ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक। दूसरा देखो, फालो, ए बराबर क्या है? भालो, एफ ओ एल, बी क्या है? डब्लू ओ, ये तो दोनों बराबर ही है जी, कर लोगे ना? तो ए बराबर बी, क्यों? क्योंकि कैसे लिखोगे? अगर कोई यक्स ए में ले लेते हैं तो बी में भी है। यक्स लिखना सर जरूरी है? हाँ, बार बार बता रहे फिर कहीं जरूरी है। यक्स का मतलब किसके सभी अवयव, यक्स के जगह कुछ भी ले लो, यल ले लो, तो देखो यल इसमें है ना, जरूर मत पूछना, दोबारा मत पूछना कि लिखना की जरूरी नहीं। हाँ। और बी में कोई अवयव ले लो तो ए में भी होगा, ये जरूर लिखना जब नोट्स बनाना, तो ये तो बार बार लिखना। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो नोट्स बनाते टाइम बार ये जरूर लिखना। ठीक। अब पांचवा, जैसे कि प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन हम हमेशा होमवर्क के रूप में देते हैं, आगे भी देंगे। ये एकदम आसान है, अगर एक्सरसाइज समझ लिए हो, एग्जाम्पल समझ लिए हो, प्रश्नावली के सवाल समझ लिए हो, तो ये अपने से कर लोगे। तो ये क्या है? होम वर्क्स। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।